हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट होगा। हम लोग सॉल्यूशन के चैप्टर के बारे में, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट होते हैं, जो सल्यूट घोले जाते हैं, इनकी सोलबिलिटी क्या होती है या किसी भी सल्यूट की सोलबिलिटी से क्या अर्थ निकलता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सोलबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस और सॉलिड, इनकी सोलबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग आज के इस लेक्चर में जानेंगे वो ये होगा कि सोलबिलिटी किसे कहते हैं। सोलबिलिटी किसे कहते हैं? सोलबिलिटी को कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अफेक्टेड करती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। इन्हीं फैक्टर्स में हम लोग एक नई चीज, एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसको हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। हेनरी ने गैसों की सोलबिलिटी के टर्म में प्रेशर के इफेक्ट को बताया था कि प्रेशर कैसे गैसों की सोलबिलिटी को अफेक्टेड करता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या प्रयोग है हेनरी के लॉ का, और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलबिलिटी। सोलबिलिटी किसे कहते हैं, या हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको विलेयता। विलेयता क्या होती है? तो किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट, या हम यूं कहें कि किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला होता है, जिसको हम घोलते जाएं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। और हम लोग जानते हैं कि इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड के स्टेट तक, जिस स्टेज तक सॉल्यूशन सैचुरेशन नहीं अटेन कर लेता है, तब तक हम सॉल्यूट को घोलते जाएं और देखा जाए कि कितना अधिक से अधिक सॉल्यूट जो है वो घोला जा सका है। तो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घोला जा सकता है, वही उस सॉल्यूट की उस टेम्परेचर पर सोलबिलिटी कहलाती है। याद रखने वाली चीज ये है कि इस कंडीशन में जब हम किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर को हमें फिक्स रखना है, टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना नहीं है। फिक्स टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसी को, उसकी मात्रा को ही हम लोग सोलबिलिटी कहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऐसे में सोल्यूट की सोलबिलिटी जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। हम लोगों ने इसके पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बिकम अनसैचुरेटेड व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो हमें टेम्परेचर को फिक्स रखना है, इसीलिए किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के साथ साथ हम उसका टेम्परेचर भी बताते हैं कि इतने टेम्परेचर पर इतनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, जितना वो घुल सके, जितनी मात्रा घुल सकती है सॉल्यूट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक में, उतनी ही उसकी विलेयता कहलाती है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कि सोलबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solution, solvent, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या इसी चीज को हम
भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in grams, maximum amount of solute in grams dissolved in unit volume of solvent, आप कह सकते हैं इसको हम लोग लीटर कह सकते हैं, इन लीटर volume of solvent to form saturated solution at given temperature and pressure. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को हम ले सकते हैं किसमें, ग्राम्स में, जिसको हम लोग एक यूनिट वॉल्यूम, हम कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट ग्राम में 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना ज्यादा यानी जितना अधिकतम मात्रा सल्यूट की घोली जा सकती है ताकि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ध्यान रखने की चीज ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो गिवन होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर होना चाहिए। ना तो हम टेम्परेचर में परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही हम प्रेशर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी जो है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूट जो है वो ग्राम में है और सॉल्वेंट जो है वो लीटर में है, तो सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो ग्राम पर लीटर। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को हम लोग ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग the solubility, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखते हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर जो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है वो है प्रेशर। प्रेशर। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो केवल सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में घोलने पर ही प्रभावित करते हैं। प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट के ऊपर या लिक्विड सॉल्यूट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट जो है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है, उसके अंदर और ज्यादा कंप्रेशन नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई भी करें तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लिक्विड भी गैसों की तुलना में ज्यादा कंप्रेस्ड होती है, तो उसको भी और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लिक्विड के, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसकी भी सोलबिलिटी पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गैसेस हैं तो हम लोग जानते हैं कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं या नहीं होते हैं, नेग्लेक्टेड होते हैं, और दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो गैसेस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो केवल गैसों की सोलबिलिटी पर प्रेशर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसी इफेक्ट को लेकर के, प्रेशर के इफेक्ट को लेकर के ही हम लोग इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन पे, वो केवल प्रेशर के इफेक्ट को देखेंगे, और इसी को लेकर के ही हेनरी ने अपना लॉ दिया था। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। सबसे पहला कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंतर्गत एक कॉमन सा रूल आता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसा सॉल्यूट होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। अगर सॉल्यूट जो है वो पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। यानी पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, and non-polar solute can be dissolved only in non-polar solvent। तो अगर हम लोग देखें कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये एक पोलर सोल्यूट है, तो इसको हम लोग वाटर में घोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर भी जो नेचर में है वो कैसा है, पोलर है, पोलर नेचर में ये भी पोलर है। अगर हम लोग देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर है ये नेचर में, इसको हम बेंजीन में घोल सकते हैं क्योंकि बेंजीन भी जो है वो कैसा है, नॉन पोलर है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो बेंजीन के अंदर नहीं घोला जा सकता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी वाटर के अंदर नहीं घोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इस नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही घोला जा सकेगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर नहीं घोला जा सकेगा। और वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखने की जरूरत होगी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। कभी भी पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल सकता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो कभी भी पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल सकता है। इसीलिए इसको एक सिंगल टर्म में दिया जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो फिर अभी हम लोग देखेंगे अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सोलबिलिटी के ऊपर। तो टेम्परेचर का कोई भी जनरल रूल नहीं है जिसके द्वारा हम लोग ये कह सके कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी को प्रभावित करता है। सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेम्परेचर का कोई एक यूनिवर्सल, कोई एक जो है वो कोई एक पक्का नियम हो जिसके आधार पे हम कह सके। ये जो है सोलबिलिटी के नेचर पर डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस हो रहा है डिसोल्यूशन का, वो प्रोसेस कैसा हो रहा है। जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना, सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं।
देखने की बात यह है कि जो सोल्यूशन का ये फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसा प्रोसेस है, ये किस तरह का प्रोसेस है। तो अगर इफ इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या होगा, देन व्हेन we increase the temperature, solubility of solute will also increases। बात समझ आ रही है ना। अगर मान लेते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ऐसी कंडीशन में जब हम टेम्परेचर प्रोसेस का बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सोलबिलिटी सोल्यूट की बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात ना। तो अगर मान लेते हैं कि जो ये प्रोसेस हो रहा है, सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट विल आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन दूसरी कंडीशन कि इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, if the process is exothermic, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो according to ली चैटलियर प्रिंसिपल, as we increase the temperature the solubility of solute will decreases। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो जब हम लोग इस प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो सोलबिलिटी होगी सोल्यूट की वो घटती जाएगी। तो देन द solubility of solute will decreases on increasing टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो सोलबिलिटी जो सोल्यूट की होती है वो इंक्रीज होती है, कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने पर। कब, जब कि प्रोसेस जो सॉल्यूशन के फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो। लेकिन सोलबिलिटी जो सोल्यूट की होगी वो डिक्रीज होगी, कब, टेम्परेचर बढ़ाने पर। कब, जब कि प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यानी अगर डेल एच या इस तरह से लिखे डेल solubility H is greater than 0, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सिचुएशन आती है तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है और as we increase the temperature the solubility of solute will also increases। But if del solubility H is less than 0, अगर ये सिचुएशन आती है तो इसका मतलब हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो when we increase the temperature then the solubility of solute will decreases। जो solubility होगी solute की वो क्या होगी, decreases होगी। लेकिन एक कंडीशन और आती है इसमें, एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें solubility जो solute की है वो irregular behavior शो करता है, यानी कुछ देर तक टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलबिलिटी बढ़ती है लेकिन उसके बाद जो है वो सोलबिलिटी क्या होती है, घटने लगती है। तो इस इरेगुलर प्रोसेस, इस इरेगुलरिटी के कारण हम लोग इस टेम्परेचर के इफेक्ट को कोई भी एक सिंगल रूल के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 डेकाहाइड्रेटेड है, 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन वाटर लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले क्या होगा, ये प्रोसेस होगा
फिर जैसे जैसे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता चला जाता है, यानी जो स्लोबिलिटी है इसकी वो घटती चली जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किसी भी सॉल्यूट के ऊपर। अभी तीसरी चीज जो हम लोगों को देखनी है वो है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility ऑफ solute। Effect of pressure on solubility of solute। सल्यूट की solubility के ऊपर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर कैसे अफेक्टेड करता है, ठीक है। तो ऑन सॉलिड एंड लिक्विड सल्यूट pressure does not affect it। सॉलिड और लिक्विड सल्यूट होने पर उसके ऊपर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गैस है, सल्यूट क्या चीज है, गैस, इफ the solute is gas then pressure affected the solubility। अगर मान लेते हैं कि सल्यूट जो है वो गैस है तो गैसों की solubility के ऊपर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, बात समझ में आ रही है। गैसों के ऊपर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को हम लोग हेनरी के लॉ से जानते हैं। हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो गैसों की सोलबिलिटी होती है वो कैसे प्रभावित होती है, बात समझ आ रही। तो हेनरी का लॉ क्या है, हेनरीज लॉ, हेनरी का लॉ क्या है, सोलबिलिटी ऑफ ए गैस, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। गैस की जो फ्लोबिलिटी होती है, फ्लोबिलिटी ऑफ गैस किसी भी लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, यानी किसी भी गैस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी गैस की सोलबिलिटी, और यही हेनरी का लॉ है। या इसी चीज को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं कि मास ऑफ ए गैस, mass of a gas dissolved per unit volume, per unit volume of the solvent at constant temperature, constant temperature is directly proportional to the pressure on gas
in equilibrium. In equilibrium, mass of a gas dissolved per unit volume of the solution solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure on gas in equilibrium. यानी मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कि इफ m the mass of the gas dissolved in a unit volume of solvent, unit volume of solvent at pressure P, M is directly proportional to P. M जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस प्रेशर के जो उस गैस के ऊपर लग रही है, या फिर हम इस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं। क्यों प्रेशर, क्यों हम पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं, ज्यादा सुटेबल टर्म है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें किसी एक सॉल्वेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा गैसें घुली हुई हो। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि इस सॉल्वेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा गैसेस घुली हुई हो, मान लो ऑक्सीजन घुली है, हाइड्रोजन घुली है या नाइट्रोजन घुली है। तो ऑक्सीजन की सोलबिलिटी जो होगी वो ऑक्सीजन पे लगने वाले प्रेशर से रिलेटेड होगी, हाइड्रोजन की जो सोलबिलिटी होगी वो हाइड्रोजन पे लगने वाली प्रेशर से होगी, और नाइट्रोजन की जो सोलबिलिटी होगी वो नाइट्रोजन पर लगने वाले प्रेशर से होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये सभी प्रेशर जो होंगे वो पार्शियल प्रेशर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पार्शियल प्रेशर। चलिए फिलहाल अभी इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या m इक्वल टू कितना हो गया, kp। m इक्वल टू कितना हो गया, kp। यहां पे k क्या है, k एक कांस्टेंट है। k क्या चीज है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसके पार्शियल प्रेशर के टर्म को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म को यूज करते हैं, जिस चीज को किसने बताया, डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने थोड़ा सा हेनरी के लॉ को मॉडिफाई किया। उन्होंने यही बात कही, क्या बात कही कि अगर मान लो कि एक ही सॉल्वेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा गैसें जो है वो डिसॉल्व हो रही हैं, तो उन सभी गैसों की सोलबिलिटी जो होगी वो केवल एक सिंगल प्रेशर से कैसे अफेक्टेड हो सकती है। तो किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो एक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। दूसरी चीज क्या कही गई कि किसी भी गैस की मात्रा को हम उसके मॉस से ना नापें, किसी भी गैस की मात्रा को हम उसके मॉस से ना नापें, तो हम लोग इसके जगह पे हम उस गैस के मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ आ रही? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या मोल्स ऑफ गैस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर जब बढ़ेगा, वैसे वैसे उस गैस का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस विल डिसॉल्व, तो ज्यादा से ज्यादा मोल्स गैसों की डिसॉल्व होगी, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर उन गैसों का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन कैसा होगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो मोल फ्रैक्शंस होंगे वो बिल्कुल उतने होंगे जितने का प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पर लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाइड होगा वो किसके हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। तो इससे एक नई चीज सामने आई, क्या चीज, कि अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
गैसों के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसी को आप लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, प्रेशर। है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मोल फ्रैक्शन जो है वो गैसों के पार्शियल प्रेशर, इस बात को याद रखना, क्योंकि जब गैस की संख्या में अधिक हैं तो एक ही प्रेशर के द्वारा उनकी सोलबिलिटी को हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, तो ये पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि गैसों की जो सोलबिलिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, गैसों की सोलबिलिटी जो होगी वो उसके मोल फ्रैक्शन के आधार पर नापी जाएगी कि कितने अधिक से अधिक मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्वेंट के अंदर उपस्थित है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो अगर मान लेते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या हम इसको लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू K डैश इनटू कितना, K डैश इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। बात समझ में आ रही है? तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन K डैश इनटू कितना, P इनटू कितना, xg, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो 1 अपॉन K डैश को हम लोग एक नया टर्म देते हैं, 1 अपॉन K डैश दैट इज इक्वल टू कितना, KH। 1 अपॉन K डैश इक्वल टू कितना, KH, देन P इक्वल टू कितना, KH इनटू xg, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब KH क्या है, KH भी एक कांस्टेंट है। क्या चीज है ये, कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? आइए अब अगर हमें KH की यूनिट निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऑफ KH। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो KH इक्वल टू कितना, P अपॉन कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और हम लोग जानते हैं कि गैसों के या किसी के भी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डज नॉट हैव यूनिट, therefore unit of KH equal to unit of pressure। बात समझ आ रही है? तो KH की जो यूनिट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर के यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो जिस भी हम लोग यूनिट में प्रेशर को नापेंगे KH की वैल्यू उसी यूनिट के अकॉर्डिंग होगी। कितनी चीजें क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग देखते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, P इक्वल टू KH इनटू कितना, xg। इसी के आधार पे हम लोग थोड़ा सा KH के बारे में जानेंगे कि हम लोग KH को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे KH को कैलकुलेट करें। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xg। पढ़ा हम लोगों ने, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट? तो अगर दोनों के अंदर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमने ये ग्राफ प्लॉट किया और इस ग्राफ में यहां पे हमने क्या ले लिया, पार्शियल प्रेशर, यहां पे हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हमें KH कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे स्लोप डाल सकते हैं, तो टेंजेंट मिल जाएगा, यानी tan थीटा हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप इक्वल टू कितना, tan थीटा। अब देखो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े, लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, पढ़े ना? तो y इक्वल टू mx के टर्म में है ये,
किसके टर्म में? y इक्वल टू mx के टर्म में है ना, y इक्वल टू mx के टर्म में है कि नहीं है? तो y इक्वल टू mx के टर्म में है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? y इक्वल टू mx है अगर, है कि नहीं है? तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? y अपॉन x। ये हो जाएगा किसके बराबर? y अपॉन x के बराबर। और y है कितना हमारा? y कितना है? प्रेशर है। प्रेशर अपॉन x कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट इज इक्वल टू कितना? kh। यही क्या हो जाएगा? kh। बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? किसी भी गैस की सोलबिलिटी जो होती है, किसी भी गैस की सोलबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि एक ही सोलबिलिटी जो है वो सभी प्रकार के सॉल्वेंट में होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में गैसों की सोलबिलिटी कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसके लिए उनकी KH की वैल्यू भी कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? अब देखो, हम लोगों ने इस इक्वेशन को देखा, KH इक्वल टू कितना हो जाएगा? KH इक्वल टू P अपॉन कितना? XG हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसको थोड़ा एक टर्म में और लिख लें, अगर मान लें कि इफ P इज कांस्टेंट, P को हमने फिक्स कर दिया, P को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में KH विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XG, है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर KH की वैल्यू अधिक है, KH कैसी है? ज्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो उस गैस जिसका Xg कम आ रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन कम आ रहा है, वो कम घुली हुई है। इस प्रेशर पर उसकी सोलबिलिटी कैसी है? कम है। अगर KH की वैल्यू कैसी है? कम है। अगर KH की वैल्यू कैसी है? कम है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसी होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब उस सॉल्वेंट के अंदर इस प्रेशर पर उस गैस की सोलबिलिटी ज्यादा है। तो द वैल्यू ऑफ KH will tell us that how much gas can be dissolved in the particular solvent। बात समझ में आ रही? अब अगर आपके पास KH की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी जाएं, तो आप कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन ज्यादा सोलबल होगी, कौन कम। देखो, केवल एक हाइपोथेटिकल हम एक चीज लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख लिया KH की वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिख लिया गैस। यहाँ लिख लिया क्या? KH की वैल्यू, और यहाँ क्या लिख लिया? गैस। मान लेते हैं कि यहाँ हमने तीन गैसें ले ली, हीलियम ले लिया, यहाँ पे हमने हीलियम ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तीन गैसें ले ली, मान करके चलते हैं। और मान लेते हैं कि KH की वैल्यू जो हीलियम के लिए है वो 150 है, नाइट्रोजन के लिए जो है उसको मान लेते हैं कि 80 है, ऑक्सीजन के लिए 35 अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतना ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो अभी KH की वैल्यू हीलियम के लिए सबसे ज्यादा है, हीलियम के लिए KH की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है। तो अगर हीलियम के लिए KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? जब सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में हीलियम की सोलबिलिटी सबसे कम होगी, या यूं कहें कि नहीं होगी। बात समझ आ रही? यानी हीलियम इज नॉट सोलुबल इन वाटर, या वेरी लेस सोलुबल इन वाटर। समझ में आ रही बात ना? नाइट्रोजन की 80 है KH की वैल्यू, हीलियम से कुछ तो कम है कि नहीं है? इसका मतलब कि नाइट्रोजन is soluble in water some extent, है ना? But there is only 35 KH value 35 for oxygen। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन is more soluble in water। यानी अगर वाटर सॉल्वेंट है तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा soluble होगी। तो जिस भी गैस की KH की वैल्यू लेस आएगी, जिस भी गैस की KH की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी, उन सभी गैसों के सोलबिलिटी जो होगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए अगर किसी गैस की KH की वैल्यू ज्यादा है तो वो या तो उसमें सोलबल नहीं होगी या बहुत
लेस सोलुबल होगी। बात समझ में आ गई इतनी? अब आप लोग KH की वैल्यू से पता लगा लेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट में गैस की जो सोलबिलिटी है वो कैसी है, ज्यादा है या कम है, कितनी है। ठीक है, तो ये था आपका हेनरी लॉ। अभी हम लोग देखते हैं एक चीज और, अभी KH के ऊपर भी देखेंगे, अभी एक चीज और देखेंगे कि क्या चीज है कि KH डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। KH जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, KH will also increases. टेम्परेचर बढ़ाने पर KH क्या होता है? बढ़ता है। इट मींस solubility of gas decreases. इसका मतलब गैसों की जो सोलबिलिटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। याद रखना इस बात को। और वैसे भी हम जनरल टर्म में देख लें, अगर हम लोग किसी भी गैस की सोलबिलिटी को टेम्परेचर के आधार पे अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके अंदर घुली हुई जो गैस होती है उन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और वो सरफेस को क्या करना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं। और भी एक कंडीशन कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस वॉल्यूम बढ़ता है, गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो लिक्विड के सरफेस को क्या करते हैं? छोड़कर भागने लगते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो ये था आपका कंप्लीट हेनरी लॉ। अभी हम लोग देखेंगे इस हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है? तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहली चीज जो है जिस पे हेनरी लॉ जो है वो डिपेंड करता है कि प्रेशर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो हेनरी लॉ, या इस तरह से लिखिए कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है ये? लो प्रेशर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाई प्रेशर पर ये लॉ जो होता है उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, ये लॉ लेस एक्यूरेट हो जाता है हाई प्रेशर पर। दूसरी चीज, द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। टेम्परेचर जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज कि गैस इज नॉट हाईली स्लोबल, गैस इज नॉट हाईली स्लोबल। गैस जो है वो हाईली स्लोबल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लिमिटेशंस है। इन कंडीशंस में जो है वो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आइए देखते हैं हेनरी लॉ का कुछ एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं? कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, कहां हम इसका यूज करते हैं? हेनरी लॉ का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल तो आप लोग खुद जानते हो, हेनरी लॉ का यूज किया जाता है किसमें? जितने कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक है ना, इन कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व
एट हाई प्रेशर। समझ में आ रही बात? और जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो, जब भी खोलते हो तो उसमें से क्या निकलती है? फिज की आवाज आती है, आती है। ये वही डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हाई प्रेशर पर उसके अंदर घोली गई थी। तो सवाल ये है कि ये निकलती क्यों है? सवाल ये है कि ये निकलती क्यों है? क्योंकि बॉटल के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। बॉटल के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा है? जब हम उसको खोल देते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर कैसा है? लो। बाहर का प्रेशर, जो बॉटल से बाहर का प्रेशर है वो कैसा है? लो प्रेशर है। और जैसे ही आप बॉटल खोलोगे तो हाई प्रेशर से गैस जो होगी वो किधर निकलेगी? लो प्रेशर की तरफ निकलेगी। और ये वही गैस होती है जो फिज की आवाज करती है। समझ में आ रही बात? तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखना चाहते हैं तो स्क्यूबा डाइविंग में, स्क्यूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है? स्क्यूबा डाइविंग या जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो गहरे समुद्रों के पानी में जाते हैं ना, जो समुद्रों की गहराई में जाते हैं, तो अपने पीठ पे एक क्या ले जाते हैं? सिलेंडर लेके जाते हैं। वो सिलेंडर क्या होती है? क्या वो एब्सोल्यूट ऑक्सीजन होती है? नहीं, उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, और कुछ और भी जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं उनके भी मात्रा रहती है उसमें। ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में जाके डिसॉल्व होती है, हम लोग जानते हैं। नाइट्रोजन भी जाके क्या होती है? डिसॉल्व होती है। ऐसी कंडीशन में जब वो नीचे गहराई में जाएंगे, समुद्र की तली में जाएंगे, तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है ना प्रेशर। जैसे जैसे हम लोग पानी में गहराई में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा P इक्वल टू रो डी जी, पढ़ा है? हाइड्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा P इक्वल टू रो डी जी या एच डी जी, पढ़ा है आपने ना? तो एज द हाइट यानी डेप्थ, एज द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज इंक्रीजेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इज आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधिक से अधिक मात्रा में क्या होंगी? ब्लड के अंदर घुल जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा ये घुल जाएंगे ब्लड के अंदर। जो लोग घुल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो सी डाइवर्स फिर सरफेस पर आना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ आना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आएंगे उनका प्रेशर क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? और जब ये प्रेशर घटता जाएगा, तो जब वो एकदम वाटर सरफेस पर आते हैं तो ये सारी गैसें जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व है वो बबल्स के रूप में बाहर निकलने के लिए हो जाती है। बहुत तेजी से वो बाहर की तरफ निकलना चाहती हैं, यानी बबलिंग हो जाती है, जिसमें वो नसों के अंदर, नसों को या कैपिलरीज को, वेन्स को, आर्टरीज को, किसी को भी फाड़ करके बाहर निकल जाती हैं। और वो व्यक्ति जो सी डाइवर्स है, जो समुद्र की तलहटी से ऊपर की तरफ आया है, उसका पूरा बॉडी जो है वो क्षत हो जाता है, सारी नसें फट जाती हैं। और ये बहुत ही मतलब डेंजरस कंडीशन, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। इसमें जान भी जा सकती है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक नई टेक्निक यूज की गई कि अब सिलेंडर्स के अंदर हीलियम भर के भेजी जाती है। हीलियम भरी जाती है। हीलियम इज लेस सोलुबल एट हाई प्रेशर इन ब्लड। हीलियम लेस सोलुबल होती है, तो जब वो ऊपर की तरफ आते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है हीलियम बाहर निकलती जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं, वो सोलुबल नहीं है। समझ में आ रही बात? और कभी भी स्क्यूबा डाइवर्स को अचानक में पानी से बाहर नहीं निकाला जाता, और बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो ब्लड में डिसॉल्व गैसेस का जो बबलिंग होकर के बाहर निकलना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तीसरी चीज अगर हम लोग देखें एक, तो एनॉक्सिया। क्या चीज होती है? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कब होती है? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति हाई एल्टीट्यूड पे जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? प्रेशर कम या ज्यादा? हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कैसा होगा? बात समझ आ रही? तो ऐसी कंडीशन में जो ऑक्सीजन है उसके ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व नहीं हो पाती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर हमेशा कम होता है। तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में जब डिसॉल्व नहीं होती है तो ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन की
अमाउंट चाहिए वो उसको मिल नहीं पाती है, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नाक के रास्ते खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो ये सारे एप्लीकेशंस थे हेनरी ला के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक। अगले वीडियो में लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट्स और वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के वेपर प्रेशर के बारे में जब हम जान लेंगे तो इसके बाद ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर